हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टर्न पे अपन ने बात की थी मैट्रीवेव की। और मैट्रीवेव में अपन ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब अपन एक आधा क्वेश्चन करके फिर आगे ध्रुवीय तरंग को पढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए अपन एक क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये है, एक कण है एम नॉट, मास का एक कण है और इस कण का वेग जो है वो वेग है c/2। तो इससे संबंधित तरंग क्या होंगी? संबंधित तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ। तो देखिए, तरंग दैर्घ्य अपने को ज्ञात करनी है। तरंग दैर्घ्य, तो देखिए कण है, इसका वेग है c/2, प्रकाश के वेग का आधा है, और m0 इस कण का द्रव्यमान है। तो देखिए, जो आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत है, m = m0 √1 - v²/c²। अपन इससे इसका गतिशील द्रव्यमान फाइंड आउट करेंगे। पहले अपन गतिशील द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। m जो वो है इसका गतिशील द्रव्यमान, मूविंग मास, गतिशील द्रव्यमान, और m0 है विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान, और v कण का वेग है, स्पीड ऑफ लाइट, और c प्रकाश का वेग, c प्रकाश का वेग। देखिए, प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। अब देखिए, यहां से पहले अपन द्रव्यमान कैलकुलेट करेंगे तो m क्या बन जाएगा भाई? m0 √1 - v²। v वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? c/2 है, तो c²/2 कितना हो जाएगा? 4, और अपॉन c²। तो c² से c² क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो अपना द्रव्यमान कितना आ जाएगा? m = m0 √1 - 1/4। तो ये बन जाएगा m0 अपॉन √, एलसीएम आ जाएगा भी, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 4 - 1 3 बन जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो √4 का 2 बन जाएगा। तो मास क्या आ जाएगा? 2m0 अपॉन √3। ये उसका गतिशील द्रव्यमान बन जाएगा। अब देखिए, तरंग दैर्घ्य क्या क्या था? फॉर्मूला लैम्डा = h/p, और p = क्या होता था? mv, तो h/mv। अब यहां से आप वैल्यू पुट करोगे, h m कितना आ गया? 2m0 अपॉन √3, तो 2m0 अपॉन √3, √3 यहां जाएगा अपॉन का ऊपर, और v कितना है? c/2, उसे 2 ये बन जाएगा √3 अपॉन m0 × c। ये अपने पास तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। क्लियर है? तो देखिए, जो गतिशील कण है, जैसे मान लीजिए m0 द्रव्यमान का कण था और c/2 वेग से गतिशील है, तो इससे संबंधित जो तरंग दैर्घ्य होगी वो पहले अपन इस प्रिंसिपल से, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत, देखिए ये अलग है, आइंस्टीन का सापेक्षिकता का सिद्धांत अलग है, आइंस्टीन की समीकरण अलग है, और द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध अलग है। ये आपेक्षिकता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध, द्रव्यमान और ऊर्जा में E = ΔM × c², और आइंस्टीन की समीकरण यानी एनर्जी = phi + काइनेटिक एनर्जी, वो अलग चीज है, फोटो इलेक्ट्रिक में पढ़ेंगे। तो यहां से पहले अपन ने कैलकुलेट किया m गतिशील द्रव्यमान, तो गतिशील द्रव्यमान उसका कितना आ गया? 2m0 अपॉन √3। जब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो अपने पास बन जाएगा ये √3h अपॉन m0 × c। तो ये था अपने पास ये। नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें, मान लीजिए अपन किसी परमाणु में, मान लीजिए परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन गतिशील है। भाई डी ब्रोगली क्या कह रहा है कि कोई भी कण गतिशील होगा तो वो तरंग संयोजित करेगा। अब मान लीजिए कोई भी एटम है, उसकी कक्षा में एक कण गतिशील है, तो देखिए वो गतिशील होगा तो वहां एक
तरंग संयोजित करेगा, भाई वहां भी तरंग बनाएगा, और ये जो तरंग होगी ये अप्रगामी तरंग होगी, अप्रगामी तरंग। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए अपन यहां इलेक्ट्रॉन, यहां परमाणु में मान लीजिए ये था इसका सेंटर और ये इसकी कोई भी कक्षा है, इस कक्षा में परमाणु की इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा, तो देखिए वो कुछ ऐसे तरंग संयोजित करेगा। ऐसे, तो देखिए अपने पास यहां से अपन लेमडा किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक कंप्लीट लूप होता है, इसको अपन ने लेमडा कहा है, ये डिस्टेंस अपनी क्या हो जाएगी, लेमडा। तो देखिए यहां इस परमाणु में ये इसकी आर, इसकी रेडियस हो जाएगी। देखिए यहां से लेके ये डिस्टेंस इस सेकंड, यानी ये एक लूप कंप्लीट हुआ, यहां तक की डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे, लेमडा। तो जो इसकी सरकमफेरेंस परिधि होगी, परिधि क्या हो जाएगी भाई, आर एन त्रिज्या ले रहे हैं तो 2 पाई, ये इस लेमडा की पूर्ण गुणज होगी एन लेमडा, यानी 2 पाई आर इक्वल टू क्या बन जाएगा, एन लेमडा। अब देखिए एन ये कितने लूप बन रहे हैं इसकी संख्या हो जाएगी। तो देखिए ऐसे ये एक लूप यहां कंप्लीट हुआ, यानी कम ऐसे पूरा सर्किल आधा और आधा, ये एक यहां कंप्लीट हुआ, ये एक यहां और एक यहां, तो ये नेक्स्ट लेमडा बन जाएगा, ऐसे ऐसे, और ये लेमडा बन जाएगा। तो देखिए यहां 1 2 3 4 5, यानी अपन कहें कि जो इसकी परिधि है सरकमफेरेंस, वो कितनी है, 5 लेमडा, यानी एन की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5। इसका मतलब वो कौन सी में है, फिफ्थ ऑर्बिट में है, फिफ्थ कक्षा में वो उपस्थित है इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब देखिए वही लेमडा इक्वल टू अपन क्या बोलते हैं, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, और पी को क्या बोल सकते हैं, एच अपॉन एम वी। तो अपने पास सरकमफेरेंस 2 पाई आर एन क्या बन जाएगा, एन इंटू लेमडा, लेमडा क्या, एच अपॉन एम वी। यहां से इस एम वी को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 2 पाई को इधर ले आए तो ये बन जाएगा एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। क्लियर है। अब ये एम वी आर क्या बन जाएगा, एम वी आर होता है कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग। तो देखिए यहां से इसको बोलते हैं, तो ये जो कक्षीय कोणीय संवेग है ये एच 2 पाई का पूर्ण गुणज है। ये बोर का, जो अपना बोर साइंटिस्ट होगा, बोर का क्वांटीकरण का सिद्धांत भी कहलाता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत भी होता है। देखिए जब अपन एटम पढ़ेंगे तो एटम में, परमाणु में बोर हाइपोथेसिस की, तो वहां पे क्या होगा, बोर ने अपनी कई परिकल्पनाएं दी, उनमें एक परिकल्पना ये भी थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में, परमाणु की कक्षा, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में कक्षा में घूमेगा तो उसका कक्षीय कोणीय संवेग mvr जो है h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी यहां n की वैल्यू 1 2 3 डॉट 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 एक पूर्णांक मान होगा, जिसको अपन उसका क्वांटीकरण का सिद्धांत बोल सकते हैं। तो ये था अपने पास ये, तो ये अपन ने बात की कि भाई कक्षा में इलेक्ट्रॉन रोटेट होगा तो वो उसकी जितनी लेमडा बनेंगी उसके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां ये एक श्रृंग और ग्रथ पूरा करता है तो अपन ने इसको एक लेमडा कहा, तो उसके अकॉर्डिंग अपन इसको बोल सकते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए अपने पास क्वेश्चन है, एक परमाणु है, कोई भी परमाणु है, और उस परमाणु में बात करें अपन, ये इसकी कक्षा है और इसमें ऐसे लूप बने हुए हैं।
और यहां से ऐसे ऐसे इसमें ये, यानी वहां तो अपन एक सुरंग और एक गर्त, ये जो पूरा पाथ था यहां से यहां तक का, इसको अपन लेमडा बोल रहे थे। तो ऐसे जितने आधे आधे लूप हो रहे थे, इसका आधा करते थे तो अपने पास एक लेमडा बन जाता था। जैसे मान लीजिए ऐसे 10 थे तो इसका मतलब 5 कक्षाएं हैं। और ऐसे मान लीजिए लूप बने हुए हों और ये पूछा जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉन, यहां इलेक्ट्रॉन जो है वो गतिशील है, तो इसका कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा। तो देखिए यहां से अपन कहें तो देखिए यहां लूपों की संख्या कितनी है, लूप की या लूपों की संख्या, तो देखिए कितनी आ जाएगी। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी लूप कितने हैं भाई, 10। तो स्मॉल एन क्या हो जाएगा अपना, कैपिटल एन बाई 2। ये अपना यानी कक्षाओं की संख्या आ जाएगी, यानी ऑर्बिट यानी कक्षाओं की संख्या बन जाएगी। तो यहां से बोल सकते हैं अपन स्मॉल एन कितना बन गया, 10/2 इक्वस टू 5, यानी इसका मतलब वो कौन सी कक्षा में है, 5th क्लास में है। अब देखिए अपना कक्षीय कोणीय संवेग, या अपन बोल सकते हैं कि अपने पास जो 2 पाई आर है सरकमफेरेंस, वो एन लेमडा है। अब एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5, तो 2 पाई आर इक्वस टू क्या बन जाएगा, 5 लेमडा। ये बन गया अपने पास 5 लेमडा। अब कक्षीय कोणीय संवेग क्या होता था, 2 पाई आर इक्वस टू 5 लेमडा क्या, h अपॉन एम वी। अब देखो एम वी को इधर ले जाऊं तो ये एम वी आर इक्वस टू क्या बन जाएगा, 5h अपॉन 2 पाई। और इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एम वी आर क्या है, कक्षीय कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम एफ कितना आ गया, 5h अपॉन 2 पाई। तो ये उसका क्या हो जाएगा भाई, कक्षीय कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग, यानी एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहां से ये बन जाएगा। तो इस पे बेस अपन क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। ऐसे ये अपने पास इसको अपन एज ए तरंग धैर्य के अकॉर्डिंग ही, मैटर वेव के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अब अपन बात करते हैं इसके सत्यापन की, द्रव्य तरंग के सत्यापन की। द्रव्य तरंग के सत्यापन के लिए 2 साइंटिस्ट थे, एक डेविसन था, एक जर्मर था। डेविसन और जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी हेल्प से अपन इसका सत्यापन प्रूफ कर सकते हैं। तो उसको बोल देंगे अपन डेविसन व जर्मर का प्रयोग, डेविसन व जर्मर का प्रयोग, एक्सपेरिमेंट ऑफ डेविसन एंड जर्मर। तो देखिए इन्होंने अपने प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में क्या किया भाई, इन्होंने अपने प्रयोग में एक इलेक्ट्रॉन, इन 3 चीजें ली। एक इलेक्ट्रॉन गन था और एक निकल क्रिस्टल लिया और एक आयोनाइजेशन चैम्बर। अब देखिए निकल क्रिस्टल से इलेक्ट्रॉन त्वरित करवाए, इलेक्ट्रॉन की बीम निकल क्रिस्टल से, तो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन की बीम उत्सर्जित करवाई वो निकल क्रिस्टल पर आपतित करवाई। वहां से इलेक्ट्रॉनों का विवर्तन होता है और आयोनाइजेशन चैम्बर में चले जाते हैं। आयोनाइजेशन प्रकोष्ठ जो है, आयनन कक्ष जो है उसमें चले जाते हैं। यहां से किरणन की सहायता से द्रव्य तरंग का सत्यापन किया। यानी जो इलेक्ट्रॉन किसी कोण पर प्रकीर्णित हो रहे थे, तो अपन यूं बोल सकते हैं कि
विवर्तन के यानी विवर्तन के अकॉर्डिंग उन्होंने प्रूफ किया। तो देखिए फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन गन। तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन लिया ऐसे, इससे इसको प्लस माइनस बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस बनाया। यानी ये जो पोटेंशियल डिफरेंस था यही इसी को अपन ने कहा वोल्टेज है। ये एक फिलामेंट था जो गर्म होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम यानी इलेक्ट्रॉन पुंज उत्सर्जित करता है। ये इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ अपने पास एक निकल क्रिस्टल होता है और इस निकल क्रिस्टल होता है ऐसे। ये निकल क्रिस्टल में इसके तल हैं प्लेन जालक, यहाँ से ये वगैरह और होकर ये अलग अलग एंगल पर विवर्तित होते हैं ऐसे। और यहाँ एक माप दिए एक पैमाना लगा होगा, स्केल लगा होगा ऐसे। यहाँ रीडिंग होगी 10 की 40 50 ऐसे 60 डिग्री 70 एंगल। इसको अपन स्केल बोल देंगे, पैमाना। ये Ni क्रिस्टल हो जाएगा, निकल क्रिस्टल। और यहाँ एक आयोनाइजेशन चैम्बर बना होगा जिस पर ये इलेक्ट्रॉन यानी यहाँ से हैं और इसको अपन भू संपर्कित कर देंगे। इसको अपन आयनन फ्रॉस्ट बोलते हैं। तो देखिए डेविसन और जर्मन ने ये अपना एक्सपेरिमेंट में ये चीजें ली। देखिए फर्स्ट ये थी इलेक्ट्रॉन गन, यानी डेविसन जर्मन के एक्सपेरिमेंट में 3 चीजें थी, यानी 3 भाग थे इसके। अपन एक एक भाग की बात करें। फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन गन। देखिए इलेक्ट्रॉन गन जो था इसमें एक फिलामेंट था और उसको बैटरी से जोड़ते थे प्लस माइनस। ये फिलामेंट था, ये फिलामेंट गर्म होकर ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है एक बीम के फॉर्म में। यहां से इलेक्ट्रॉन की बीम जो है वो आपतित होती, यानी इलेक्ट्रॉन गन का इतना ही काम था कि यहां से उसको जो पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा था विभवांतर, उसके अकॉर्डिंग वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर रहा था और वो इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल पे आपतित हो रहे थे। तो सेकंड भाग इसका क्या हो जाएगा, निकल क्रिस्टल। निकल क्रिस्टल, देखिए निकल क्रिस्टल पर ये इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे थे, तो यहां से ये अलग अलग एंगल पे 50 डिग्री हुआ, ये 40 डिग्री हुआ, ऐसे अलग अलग एंगल पे ये इलेक्ट्रॉन यहां से विवर्तित हो रहे थे। क्या हो रहे थे भाई,
विवर्तित, यानी इलेक्ट्रॉन पुंज का यहां क्या हो रहा है, विवर्तन, विवर्तन। तो देखिए यहां से ऐसे, अब ये इलेक्ट्रॉन तो ये यहां आपतित होकर विवर्तित हुए, विवर्तित होकर ये आयनन प्रकोष्ठ यानी आयनन चैम्बर, थर्ड पार्ट हो जाएगा इसका, आयनन प्रकोष्ठ, आयनन प्रकोष्ठ। ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये आयनन प्रकोष्ठ में इकट्ठे हो रहे थे। यहां जो है आयनों का आयोनाइजेशन होता था, और एक ऐसी गैस होती थी जिसके आयनों का आयोनाइजेशन होता था, आयनीकरण होता था, और वो आयन फिर कहीं किसी भी परिपथ वगैरह में उनको प्रवाहित करवाया जाता था। तो देखिए यहां जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज्यादा धारा का निर्माण होगा, उतना ही ज्यादा आयन जो है किसी परिपथ में प्रवाहित होंगे। तो ये भाग थे इनके मेनली। तो फर्स्ट अपन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन पुंज निकल क्रिस्टल पर आपतित करवाई, और यहां से ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अलग अलग कोण पर विवर्तित हुए, और विवर्तन कोण इनका अपन एक स्केल लगा हुआ था जिसकी सहायता से अपन ने इनका कोण का मान ज्ञात किया। इसके बाद ये आयोनाइजेशन चैम्बर में इनको एकत्रित किया, वहां जो गैस वगैरह है उनके आयोनाइज उनको आयनीकरण कर रहे थे उनका ये। तो ये इसकी डेविसन जर्मर की एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था थी। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन गन का इतना ही काम था, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करना। अब अपन बात करते हैं निकल क्रिस्टल की। तो देखिए निकल क्रिस्टल, सेकंड भाग था निकल क्रिस्टल। इस निकल क्रिस्टल को मैं ऐसे सीधा बनाऊं तो ये तो अपना क्रिस्टल बन जाएगा। ये इसके प्लेन होंगे, तल होंगे, जिनकी दूरी अपन स्मॉल डी से डिनोट करेंगे, यानी ये स्मॉल डी, यानी इसको बोल सकते हैं अपन जालक तलों के मध्य दूरी। और ये निकल की बात करें तो इसके लिए ये 0.91 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन आपतित हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन पुंज आपतित हो रहा था, इलेक्ट्रॉन पुंज। मैं एक लाइन से बना दूं इस पुंज को, और यहां आपतित होकर ये ऐसे विवर्तित हो रहे थे। कुछ इलेक्ट्रॉन पुंज थोड़ा भी, चाहे यहां आपतित हो, चाहे अपन यू भी कहते हैं, ये तल पे आपतित हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इस बीच में से ही विवर्तित हो जाए, एक प्लेन पे जरूर आपतित होगा। अब देखिए इनके मध्य ये एंगल मान लीजिए थीटा है, और ये एंगल फाई है, और ये भी फाई है। तो देखिए यहां पे इन विवर्तन कोण, इसको विवर्तन कोण बोल देंगे। तो देखिए ये 2 फाई प्लस थीटा जो है ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहां से थीटा की बात करें तो थीटा बन जाएगा 180 माइनस 2 फाई, और यहां से अपन बात करें फाई की तो ये 2 फाई इक्वस टू क्या आ जाएगा, 180 माइनस थीटा, और फाई इक्वस टू 180 माइनस थीटा बाई 2, यानी 90 माइनस थीटा बाई 2। ये अपने पास यहां से अपन अगर थीटा गिवन है फाई फाइंड आउट कर सकते हैं, और फाई गिवन है तो थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो दो परमाणु होंगे इनके मध्य की दूरी को अपन कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, जिसको बोलेंगे अपन अंतराण्विक दूरी, यानी दो परमाणुओं के मध्य की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल।
तो ये अपने पास निकल क्रिस्टल था, ये निकल क्रिस्टल। तो देखिए इस निकल क्रिस्टल पर ऐसे देखो, अगर यही पुंज ऐसे भी आपतित हो सकता है और यहां से ऐसे भी एंगल पे जा सकता है, कभी भी ये बीच से विवर्तित नहीं होगा, तल पर जरूर आपतित होगा, इसीलिए यहां n की वैल्यू फिक्स आती है। अब देखिए यहां जो ये आपतित हो रहे थे, तो इसके लिए एक समीकरण था, एक ब्रेग्स साइंटिस्ट था, तो अपन बोले ब्रेग्स समीकरण। तो देखिए ब्रेग ने एक समीकरण दिया था जो था कैपिटल डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा था और 2d साइन फाई इक्वल टू बी एन लेमडा था। ये ब्रेग के दो इंपॉर्टेंट समीकरण थे। इसकी सहायता से अपने को तरंगदैर्घ्य कैलकुलेट करनी है। अब देखिए डेविसन जर्मन ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो यहां 50 डिग्री कोण पर और 54 वोल्ट पर 54 वोल्ट और 50 डिग्री एंगल पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विवर्तित हुए। तो देखिए यहां जब अपन सबसे ज्यादा हुए, तो यहां जब अपन निकल क्रिस्टल बनाए तो ये ग्राफ जो है थोड़ा सा नुकीला बनेगा। जैसे मान लीजिए ये निकल क्रिस्टल था, ये अपने पास पुंज आपतित हो रहे थे, ये आपतित पुंज थे, तो यहां से जो विवर्तन हो रहा था वो कुछ ऐसे, तो जो ग्राफ आएगा वो 54 वोल्ट पर थोड़ा ऐसे निकला बन जाएगा। तो ये कोण जो होगा वो कितना बनेगा 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री कोण पर और 54 वोल्ट पर थोड़ा ऐसे ग्राफ नुकीला प्राप्त होगा। क्लियर है? ये इनमें थीटा जो है ये कितना बन जाएगा भाई 50 डिग्री, और ये अपना क्या हो जाएगा Ni क्रिस्टल निकल क्रिस्टल। अब देखिए अपने पास कैपिटल डी परमाणु के मध्य की दूरी, तो निकल में परमाणुओं के मध्य की दूरी हो जाएगी 2.15 एंगस्ट्रॉम। और अपन बात करें एंगल थीटा, तो थीटा अपने पास प्रयोग से एक्सपेरिमेंट से 50 डिग्री प्राप्त हुआ। वोल्टेज की बात करें तो वो 54 वोल्ट था, और स्मॉल डी यानी जो जालक तलों के मध्य की दूरी थी वो थी 0.91 एंगस्ट्रॉम। जब अपन समीकरण ब्रेग समीकरण का यूज करेंगे तो अपन कहें ब्रेग समीकरण से, तो देखिए ब्रेग समीकरण से अपन कैपिटल डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.15, साइन थीटा कितना 50 डिग्री, और एन की वैल्यू एन इक्वल टू अपन जितना भी लें एन की वैल्यू यहां अपन फर्स्ट तो 1 इंटू लेमडा। जब अपन ये सॉल्व करेंगे तो अपने पास लेमडा की वैल्यू प्राप्त होगी, यहां लेमडा की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, जो कि अपन प्रयोग द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी प्रायोगिक मान बोलेंगे इसको। ये तो अपने को प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ। अब डी ब्रोगली ने क्या किया कि भाई वोल्टेज है और इलेक्ट्रॉन ही तो मोशन कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य डी ब्रोगली ने अपने सैद्धांतिक मानों से क्या बताया था, लेमडा इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट डेल वी। अब यहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 54 वोल्ट, तो ये कितना बन जाएगा 12.27 अपॉन अंडर रूट 54। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू अपने को मिलेगी 1.67 एंगस्ट्रॉम। यानी यहां से सिद्ध होता है, प्रूफ होता है कि जो प्रायोगिक मान और जो थ्योरेटिकल या सैद्धांतिक मान जो है उसकी वैल्यू इक्वल प्राप्त होती है। इसका मतलब डी ब्रोगली
कंसेप्ट जो है वो सही था, और द्रव्य तरंग के लिए डी ब्रोगली जो कंसेप्ट था, यानी डी ब्रोगली की अवधारणा जो थी वो सही साबित होती है। यानी कोई भी तरंग, कोई भी कण जो है गतिशील होगा तो वो एक तरंग संयोजित करेगा, और उस तरंग का तरंग धैर्य संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी इससे प्रूफ होता है कि भाई डी ब्रोगली कंसेप्ट यही है। तो ये था डेविसन जर्मर का एक्सपेरिमेंट। तो यहां से ये इसका डायग्राम हो जाएगा। डायग्राम में देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम आपतित हो रही है निकल क्रिस्टल पे। तो फर्स्ट भाग इलेक्ट्रॉन गन, सेकंड निकल क्रिस्टल, और थर्ड आयनन परकॉस्ट आयोनाइजेशन चैम्बर। तीनों को अपन डिस्कस किया अपन ने। निकल क्रिस्टल में थीटा और फाई में ये संबंध आ जाएगा। यहां पे ब्रैग समीकरण के अकॉर्डिंग जब अपन लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो लेमडा बन जाता है अपने पास 1.65 एंगस्ट्रॉम। और यहां से ये जब 54 वोल्ट जो पुट करते हैं तो अपने डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग प्राप्त होता है ये अपने पास ये वैल्यू और ये वैल्यू अपने को बराबर प्राप्त हुई, जिससे डी ब्रोगली कंसेप्ट, डी ब्रोगली अवधारणा की पुष्टि होती है। क्लियर है? तो ये थी ये बात की अपन ने डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट की। अब देखिए डी ब्रोगली की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें, यानी जो अपन इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, यानी रिजल्ट की बात करें अपन। फर्स्ट तो अपन ये कहें कि भाई कोई भी कण गतिशील होगा, कण गतिशील हो तो वो एक तरंग संयोजित करेगा, वो एक तरंग संयोजित करेगा, चाहे वो छोटा कण हो चाहे वो बड़ा कण हो। छोटे कण के साथ तरंग इजीली प्रेक्षित हो जाती है, बड़े कण के साथ तरंग प्रेक्षित नहीं होती। सेकंड पॉइंट, जितने भी माइक्रोस्कोप हैं, माइक्रोस्कोप सभी में तरंग प्रकृति प्राप्त होती है। जितने भी माइक्रोस्कोप एलिमेंट, माइक्रोस्कोप एपरेटस हैं, उनमें अपन डी ब्रोगली तरंग जो है इसी के सिद्धांत पर, यानी इसी के सिद्धांत पर वो काम करते हैं। ये सेकंड प्रॉपर्टी। यानी फर्स्ट अपन ने बात की, कोई भी कण गतिशील होगा तो वो अपने साथ एक तरंग संयोजित करेगा, चाहे वो कण छोटा हो चाहे बड़ा हो। और माइक्रोस्कोप जो है तरंग के आधार पर, डी ब्रोगली तरंग धैर्य पर ही आधारित होता है। और नेक्स्ट बात करें, द्रव्य तरंगे जो होती हैं, द्रव्य तरंगे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती हैं ये। और फोर्थ बात करें, ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं, निर्वात में भी गमन संभव। यानी ये द्रव्य तरंगों की महत्वपूर्ण बातें हो जाएगी। यानी ये निर्वात में भी गतिशील हो सकती हैं, निर्वात में भी चल सकती हैं। तो ये था। तो देखिए, कण गतिशील होगा, तरंग होगी, यानी अपन इस तरंग से पता कर सकते हैं कि कण विद्यमान है, कण वहां पर विद्यमान है। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये नजर तो नहीं आते हैं बट ये गतिशील होते हैं, तो इनकी वेव से ये पता लगा लिया जाता है कि यहाँ पे ये पार्टिकल मौजूद है, ये कण यहाँ पर है। ये अपन ने बात की द्रव्य तरंग, उसके कुछ क्वेश्चन की बात की, उस पर आधारित डेविसन जर्मर के एक्सपेरिमेंट की बात करी, और द्रव्य तरंगों के निष्कर्ष, या यूं बोल सकते हैं द्रव्य तरंगों के गुण, द्रव्य तरंगों के गुण, इन गुणों की बात की। तो ये अपना फर्स्ट टॉपिक था। मॉडर्न फिजिक्स में अपन ने 4-5 टॉपिक डिस्कस करने थे। फर्स्ट मैटर वेव था, द्रव्य तरंगे थी, जो यहाँ कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे अपन प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, थैंक यू।